की इच्छाएं वक्त के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इस बार वो एक अजीब सी इच्छा जाहिर करते हुए अपनी माँ रमा से बोलती है। माँ, मेरा मन ना इच्छाधारी नागिन बनने का कर रहा है, बताओ ना माँ कैसे बनते हैं। रमा ये सुनकर हैरान होकर रसोई से बाहर आती है और कड़छी को हाथ में पकड़े बोलती है। दूसरों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनते हैं और एक तू है कि तुझे इच्छाधारी नागिन बनना है। माँ, तुमने ही तो कहा है हमेशा कि सबसे अलग सोचो, तो मैंने भी सबसे अलग ही सोचा। और एक बार आप खुद सोच के देखो, मैं इच्छाधारी नागिन बन गई तो किसी का भी रूप लेकर कुछ भी कर सकती हूँ। ज्यादा बकवास मत कर। ज्यादा इच्छाधारी बनने का शौक है तो बिग बॉस में चली जा और जीत जा। अब इसका बिग बॉस से क्या लेना देना? अरे बिग बॉस जीतने वाली को एकता कपूर नागिन बनाती है। वाह मम्मी, क्या मस्त जोक मारा। ज्यादा सीरियल मत देखो आपका दिमाग खराब हो गया है। जितना भी खराब हो, तेरे जितना नहीं होगा कि इच्छाधारी बनने की सोचूं। सौम्या अपनी माँ से कुछ देर बातें करके तैयार होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर जब वो क्लास में बैठी होती है तो उसके पास उसकी दोस्त कियारा आती है, जो उसको ऐसे बैठा देखकर बोलती है। क्या हुआ बे, आज तू क्लास में कैसे बंक कर करके थक गई क्या? हाँ यार कियारा, अब मन करता है मैडम का रूप लेकर क्लास के चमचे बच्चों को सूतूं। क्या बोला? मैडम का रूप लेकर? हाँ, तू तो इच्छाधारी नागिन है जो तुझे रूप बदलना है। यार ये तो गलत है, सांपों को ही इच्छाधारी होने का हक है, मुझे भी इच्छाधारी बनना है। इसके लिए तो तेरे पापा को मोनी रॉय से शादी करनी चाहिए थी ताकि तू नागिन पैदा होती। चुप रह, वो भी असली की नागिन नहीं है। कियारा और सौम्या बातों में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि क्लास में मैडम आ चुकी है और जो उनको ही घूर रही थी। ये देखकर दोनों चुप हो जाती हैं। क्लास खत्म होते ही कियारा जोर जोर से हंसते हुए बोलती है। मैडम हमको ऐसे देख रही थी मानो मार मार के हमारा रूप ही बदल देगी। उनकी मार से ना तू सच में इच्छाधारी बन जाती। चुप रह। सौम्या चिढ़कर घर चली जाती है और एक सांपों से संबंधित किताब लिए अपने कमरे में पढ़ते हुए बोलती है। इस किताब में लिखा है कि सांप अगर 100 साल तक जिंदा रहते हैं तो वो इच्छाधारी नाग या नागिन बन जाते हैं, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। अरे यार, इसमें भी नहीं लिखा कि कैसे बनो इच्छाधारी। वैसे इन सांपों को रेंगने में मजा आता होगा, मैं भी ट्राई करूँ। सौम्या सांप की तरह रेंगने के लिए जमीन पर लेट जाती है और इधर उधर रेंगने लगती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में झांककर उसे ऐसा करता देखकर बाहर आकर बोलती है। हाय राम, मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, कोई जूता लाओ रे। रमा चिल्ला चिल्ला कर अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है और अपनी बेटी के कमरे में ले आती है। उसको रेंगता देखकर पड़ोस की एक दो औरतें सौम्या को पकड़ती है और रमा एक पुराना जूता सुंघाते हुए बोलती है। बेटा तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचा लूंगी। सौम्या अचानक हुई इस घटना से खुद को बचा नहीं पाती, लेकिन जूता अपने मुंह के पास आते ही वो खुद को छुड़ाकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है। माँ ये क्या कर रही हो? मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, मैं बस सांपों की तरह रेंगने की कोशिश कर रही थी और मुझे इच्छाधारी नागिन बनना है, उसी के लिए सांप बन रही थी। ये सुनकर रमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बाहर से झाड़ू लेकर आती है और सौम्या को दिखाते हुए बोलती है। आज मैं तेरा ये इच्छाधारी बनने का भूत उतारती हूँ। इस झाड़ू से तुझे इतना सूतूंगी ना कि तेरा खुद का रूप देखने की भी तेरी इच्छा नहीं होगी। सौम्या पड़ोसियों के सामने ही अपनी माँ से बचती हुई घर से बाहर भाग जाती है। ये तमाशा देखकर पड़ोसी भी मुंह बनाते हुए अपने घर चले जाते हैं। सौम्या का इच्छाधारी नागिन बनने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो एक शिव मंदिर के बाहर उदास बैठी होती है। तभी उस मंदिर में आई नागलोक की नागिन शिवसेना, जो अपने इंसानी रूप में पूजा करके वापस लौटने की तैयारी में थी। वो सीढ़ियों पर बैठी सौम्या को देखकर बोलती है। क्या हुआ कन्या, तुम इतना उदास क्यों प्रतीत हो रही हो? भोलेनाथ के शरण में कोई भी उदास नहीं होता। उदास तो मैं होंगी ना दीदी। अरे मुझे इच्छाधारी बनने की इच्छा है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, सांप भी नहीं हूँ कि 100 साल की तपस्या करके इच्छाधारी रूप ले सकूं। परंतु तुम इच्छाधारी रूप क्यों लेना चाहती हो?
कोई ऐसा अति महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमको इस रूप में पूरा करना है? ऐसा नहीं है, बस ये मेरी एक इच्छा है जिसको मैं बड़ी शिद्दत से पूरा करना चाहती हूँ। शिवसेना सौम्या का भोलापन देखकर उस पर दया करने की सोचती है और उसको अपने साथ मंदिर के पीछे ले जाकर अपना नागिन रूप दिखाती है। ओह वाह, तुम तो एक इच्छाधारी नागिन हो। धीरे बोलो, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैं नागलोक की रानी शिवसेना हूँ। यहाँ धरती पर मैं शिव के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें उदास देखकर मुझसे पूछे बिना रहा नहीं गया। सच में तुम बहुत अच्छी और सुंदर नागिन हो। मुझे भी तुम्हारी तरह इच्छाधारी बनना है। देखो, मैं तुमको इच्छाधारी नागिन तो नहीं बना सकती, लेकिन तुम्हारी इच्छा स्वरूप मैं तुम्हें एक शक्ति दे सकती हूँ, जिससे तुम इच्छाधारी बन जाओगी और कभी भी कोई भी रूप ले सकती हो। पर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई शक्ति नहीं होगी। सच में तुम्हारे चरण कहाँ है देवी? मैं छूना चाहती हूँ। अरे बस बस, ये शक्ति मैं तुम्हें केवल 1 सप्ताह के लिए दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, कोई ऐसा रूप मत लेना जिसमें तुम मंत्र का उच्चारण ना कर पाओ। और हाँ, 1 हफ्ते से पहले अगर तुमने ये बोला कि तुम्हें ये इच्छाधारी शक्ति नहीं चाहिए, तो तुम उसी समय अपने असल रूप में आ जाओगी। ठीक है, ठीक है। नागिन शिवसेना सौम्या को रूप बदलने की शक्ति देकर एक मंत्र भी बताती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब होकर नागलोक चली जाती है। फिर सौम्या शिवसेना द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, चलो ट्राई किया जाए। ओम ब्रह्म इच्छा, बन जाऊं मैं एक हैंडसम लड़का। सौम्या के इतना बोलते ही वो एक लड़के में बदल जाती है और खुद का ये रूप देखकर वो बोलती है, अरे यार, मैं तो लड़का बन गई। अब मजा आएगा ना भिड़ो। पहले जाकर कियारा को परेशान करती हूँ। सौम्या कियारा के घर जाकर बाहर खड़ी होकर हाथों में एक फूल लिए चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ कियारा, बाहर निकल, देख मैं आ गया। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को चुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को। आज जुम्मा है तो आजा, हे आजा, हे आजा, आजा, आजा। कियारा अपने घर में बैठी जैसे ही ये आवाज सुनती है तो वो बाहर आती है। उसके पीछे उसके पिता भी बाहर आते हैं और कियारा के लिए एक लड़के को चिल्लाता देखकर बोलते हैं, कियारा, ये कौन है? ऐसे हाथों में फूल लेकर क्या कर रहा है हमारे घर के आगे? पापा, मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले इसको नहीं देखा। अरे अरे, मैं इसके कॉलेज का दोस्त हूँ। दोस्त नहीं, प्रेमी हूँ, आशिक हूँ, आवारा हूँ। इसी ने कहा था कि आज मुझे अपने घर के बाहर चुम्मा देगी, इसीलिए मैं आ गया। नहीं पापा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। तू अंदर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ, इसीलिए भेजता हूँ तुझे कॉलेज। कियारा के पिता उसको जबरदस्ती घर के अंदर ले जाते हैं। ये देखकर सौम्या को बहुत हंसी आती है और अब वो अपनी माँ को परेशान करने के लिए घर जाती है, जहाँ अंदर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, सौम्या की मम्मी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। कौन है तू और अंदर कैसे आया? मैं कोई रोड छाप रोमियो नहीं हूँ, ब्लडी आशिक हूँ, आशिक। आपकी बेटी मेरे से प्यार करती है, उसको मेरे साथ जाने दो। रुक जा कबीर सिंह की छठी औलाद, निकालो तेरी आशिकी। रमा हाथों में बेलन लेकर लड़का बनी सौम्या को मारने दौड़ती है। तभी सौम्या भागते हुए मंत्र बोलती है, ओम ब्रह्म इच्छा, बन जाऊं एक पंछी अच्छा। इतना बोलते ही सौम्या रमा की आंखों के सामने ही एक पंछी में बदल जाती है, जिसे देखकर रमा बोलती है, लगता है ये कोई रूप बदलने वाली चुड़ैलिया भूत है, इसको तो मैं अभी अपने घर से भगाती हूँ। रमा हाथों में झाड़ू लेकर उस पंछी को मारने उसके पीछे दौड़ती है। घर के अंदर ही सौम्या पंछी बनकर जहाँ जहाँ उड़ती है, रमा वहाँ वहाँ अपना झाड़ू लेकर पहुँच जाती है, जिस पर सौम्या मन ही मन बोलती है, लगता है आज माँ मेरा कीमा बनाकर छोड़ेगी। मंत्र भी याद नहीं आ रहा। हे भगवान, इच्छाधारी बनना भी आसान नहीं होता। अब मैं ये इच्छा खत्म करती हूँ, प्लीज मुझे इंसान बना दो। सौम्या के ऐसा बोलते ही वो अपने घर में पंछी बनी उड़ रही होती है। वो अपने असली इंसानी रूप में आकर जोर से नीचे गिरती है और उसे देखकर रमा बोलती है, सौम्या तू? हाय राम, ये इच्छाधारी बनने की इच्छा मैं दोबारा नहीं मांगूंगी। सौम्या जब अपनी माँ को सब बताती है
तो वो उसे गुस्से में बोलती है, तूने रूप बदलकर मुझे परेशान किया ना, आज तो भूखी रह। ज्यादा पंछी बनने की इच्छा थी ना तेरी, जा अब बाहर जाकर या सांप की तरह दूध पी या पंछी की तरह दाना चुग। बेचारी सौम्या की ये इच्छा उसी पर भारी पड़ जाएगी, ये तो उसने भी नहीं सोचा था। खैर आप बताइए, अगर आपको ये शक्ति मिली तो आप क्या बनना चाहेंगे? मणि किसके हाथ लगेगी, इस बात का फैसला करने के लिए डायन मोहना और मदन आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार करने लगते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ती है। कौन ज्यादा ताकतवर है इसका नतीजा तब भी नहीं निकल पाता, जिसके बाद मदन बोलता है, रुको, मेरे पास इस लड़ाई के अलावा भी एक रास्ता है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? तुमको और मुझे नागमणि की तलाश है और हम दोनों ही अकेले उसको हासिल नहीं कर सकते, तो क्यों ना साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया जाए। अभी तो बड़े ताव से बोल रहे थे नागमणि मेरी है, अब साथ आने की बात कर रहे हो। मुझे क्या है, कर लेना कोशिश, क्या फायदा होगा, ना तुमको नागमणि हासिल होगी, साथ ही नागिन के हाथों जान गवाओगी, वो अलग। मोहना को मौत का डर नहीं है, लेकिन तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों मणि हासिल करने के लिए साथ आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच का युद्ध सहमति से समाप्त होता है। मदन वापस अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन मोहना तो एक डायन थी, जिसको अपने रूप को सुंदर बनाए रखने के लिए खून पीने की जरूरत थी। इसीलिए वो घर के पास के जंगल में किसी इंसान या जानवर की तलाश में निकलती है। वहीं दूसरी ओर बानी की आंखें खुलती है और वो बाहर आकर देखती है, तो उसे दिखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर वो बोलती है, इतनी रात को कौन गया होगा बाहर, कहीं विशाखा ना हो, एक बार जाकर देखती हूँ। बानी भी बाहर जंगल की ओर निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसको दिखाई देता है कि एक औरत जंगल में जानवर का खून पी रही होती है। वो थोड़ा और करीब जाकर देखती है तो उसको उस औरत का चेहरा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो हैरान होकर बोलती है, कंचन, पर ये एक जानवर को क्यों खा रही है, जैसे चुड़ैलें खाती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे वीर को बताना होगा। बानी कंचन पर नजर रख रही होती है, लेकिन वो उसकी नजरों के सामने ही देखते डायन रूप में आकर बोलती है, मेरी प्यास बुझ गई, अब 1-2 दिन खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल मोहना, कंचन के रूप में आकर वापस अपने काम पर लग जा और उस बानी से मणि का राज उगलवा। मोहना बानी की नजरों के सामने ही वापस कंचन का रूप लेती है और घर वापस आ जाती है। बानी भी उससे छुपते हुए वापस अपने कमरे में आकर बोलती है, ये लड़की कंचन नहीं है, ये एक डायन है, जो इतने दिनों से कंचन बनके मणि की तलाश में हमारे साथ रह रही थी और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगर कहीं गलती से भी मैं इसके सामने मणि का राज खोल देती तो भोलेनाथ मुझे कभी माफ नहीं करते, लेकिन अब इसको इसी के जाल में फंसाएगी ये नागिन। इतनी रात को बानी की आवाज सुनकर वीर की आँख खुल जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ बानी, इतनी रात को खुद से बातें क्यों कर रही हो मैडम, मुझे उठा लेती। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, और मैं ऐसे ही कुछ सोचते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छा जी, अगर सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचिए, आपके पति को तो आप थोड़ा भी टाइम नहीं देती और फालतू की बातें सोचती रहती हैं। अच्छा जी, बताइए जरा, कब नहीं सोचा मैंने आपके बारे में? पास आओ, बताता हूँ। वीर के साथ की वजह से बानी खुद को सुरक्षित महसूस करती थी और वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो गया था। लेकिन आज मोहना की सच्चाई जानने के बाद बानी किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अगली सुबह होने पर सभी लोग तैयार होकर नाश्ता करने आते हैं। तभी बानी वीर को इशारा करते हुए कंचन के पैरों को देखने को कहती है। क्योंकि कंचन एक डायन थी, इसीलिए उसके पैर हमेशा उल्टे रहते थे। वीर जैसे ही उसके पैरों पर नजर डालता है तो घबरा के बोलता है, कंचन, ये क्या, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे पैर ये उल्टे क्यों हैं? वीर के ऐसा कहने पर सबका ध्यान उसके पैरों पर जाता है।
जिसे देखकर विशाखा भी बोलती है, ये कंचन एक डायन है। हाँ, उसी के पैर उल्टे होते हैं। दीदी बचाओ, वरना ये हमें मार देगी। इस पागल ने सारा प्लान खराब कर दिया। अब मुझे अपना राज छुपाते हुए इसको रास्ते से हटाने का इंतजाम करना होगा। ये एक डायन है, इससे पहले ये हमें मारे कुछ करना होगा। आप सब पीछे हो जाइए। कंचन बनी मोहना सबके सामने अपने डायन रूप में आकर कहती है, नागिन, अब तेरे परिवार को मारकर तुझसे नागमणि हासिल करने का वक्त आ गया है। मेरे होते हुए तू मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती डायन। बानी भी अपने नागिन रूप में आकर मोहना को चुनौती देते हुए बोलती है, अगर आज तूने मुझे हरा दिया ना, तो मैं नागमणि अपने हाथों से तुझे सौंप दूंगी। ठीक है नागिन, अब फिर तैयार हो जा हारने के लिए। मोहना और बानी एक दूसरे पर भयंकर वार करते हैं, लेकिन नागिन की शक्तियों के आगे डायन का टिकना मुश्किल था। उसके कुछ वार से ही वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते बानी उसकी लंबी चोटी को काट देती है, जिसके अंदर उस डायन की सारी शक्तियां समाई हुई थी। चोटी के कटते ही मोहना जल के राख हो जाती है, जिसके बाद बानी बोलती है, मुझसे टकराने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होता है। नागिन हूँ मैं, नागिन। मेरा डसा पानी मांगने लायक भी नहीं रहता। बानी को इतना गुस्से में देखकर वीर और विशाखा उसे शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ बानी, तुमने बचा लिया अपने परिवार को। मर गई वो डायन। दीदी वापस नॉर्मल हो जाओ, मुझे आपके इस रूप से बहुत डर लगता है। एक तरफ वीर और विशाखा बानी को शांत करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ मोहना की मौत से घबराकर मदन बोलता है, ये नागिन तो बहुत खतरनाक है। कहीं आज मेरा भी राज खुल जाता तो इस मोहना की तरह मैं भी यहाँ राख बना पड़ा होता। मुझे खुद की सच्चाई छुपाते हुए नागमणि हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। बानी अपने इंसानी रूप में वापस आकर मदन से बोलती है, पापा, आपको नहीं पता था कि मैं एक नागिन हूँ। आज मुझे उस रूप में देखकर आप डर गए होंगे, लेकिन वो रूप बस मैंने इसीलिए धारण किया था क्योंकि मैं मणि और अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। बाकी तो मैं आप ही की बहू हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे और मेरी बात को समझेंगे। मैं किसी शिकायत लायक बचा ही नहीं हूँ बेटी। जब वीर को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। आखिर जिंदगी तो तुम दोनों को साथ गुजारनी है ना। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, आपकी रजामंदी भी जरूरी है। वैसे इसको छुपाने में बानी ही नहीं, मैं भी शामिल था। बेटा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। तुम हमेशा खुश रहो, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे अंकल जी, मेरी दीदी आप लोगों को कभी दुखी नहीं रहने देगी। वो सबकी खुशियों का बहुत ख्याल रखती है, खासकर अपने परिवार वालों की खुशियों का। इसलिए डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ये लड़की भी ना बस मेरी बड़ाई ही करती रहती है। एक तरफ मोहना के मरने से बानी और उसका परिवार खुश था, तो दूसरी तरफ उसकी मौत से गुस्से से भरा हुआ अर्जुन किसी अजनबी से फोन पर बात करते हुए बोलता है, अजनबी, वो मोहना तो मर गई बिना हमारा काम किए। अब कैसे पता लगाएं मणि कहाँ है? मोहना की मौत होना तय था। वो एक कमजोर खिलाड़ी थी जिसका इस्तेमाल हमने मणि की कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था, पर अफसोस वो उसमें भी नाकामयाब हो गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे मणि कहाँ है? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कोई ऐसा आने वाला है जो नागमणि हासिल करने के लिए हमसे पहले से प्रयास कर रहा है और एक बार फिर अपना बदला लेने और साथ ही नागमणि हासिल करने में हमारी मदद करने आने वाला है। कौन है वो? मैं उसको कैसे पहचानूंगा? सब्र करो, जल्दी ही तुम उससे रूबरू होने वाले हो। अरे लेकिन काट दिया। ये अजनबी हमेशा बातों को रहस्यमय तरीके से खत्म करके कॉल काट देता है। लेकिन आखिर किसकी बात कर रहा है वो? ऐसा कौन आने वाला है? अर्जुन अजनबी की बात के बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही वहाँ नील आता है और उससे बोलता है, अर्जुन, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? उस अजनबी से बात हुई। वो किसी के आने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह बातों को अधूरा ही छोड़ दिया और कॉल कट कर दी। अगर उसने ऐसा बोला है तो बहुत शक्तिशाली राक्षस होगा। हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ,
बस अब वो जल्दी आए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है जो नागमणि को हमसे भी पहले हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर कौन है ये अजनबी और किसको भेजने वाला है मणि हासिल करने के लिए? साथ ही क्या बानी मोहना की तरह मदन का असली चेहरा भी सबके सामने ला पाएगी? अजनबी की बात सुन के अर्जुन ये जानने के लिए बहुत उतावला हो रहा था कि आखिर वो राक्षस कौन है और कितना शक्तिशाली है। इतने में ही तेज हवाओं के साथ साथ धूल भरी आंधी चलने लगती है। अचानक ऐसा मौसम देखकर अर्जुन नील से बोलता है, ये अचानक से मौसम ने करवट क्यों ले ली? कुछ देर पहले तो ठीक था। शायद उसके आने का वक्त हो गया है, क्योंकि एक राक्षस के प्रकट होने पर ही अंधकार फैलता है। अच्छा, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो सचमुच ये कोई शक्तिशाली राक्षस ही है, क्योंकि जिसके आने की आहट ही इतनी भयंकर है तो वो दिखने में कैसा होगा। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो है कौन। इंतजार करो, वो बस आने वाला है। इतने में ही तेज हवा के साथ साथ धरती हिलने लगती है। इसी के साथ हवाओं का चलना बंद हो जाता है और देखते ही देखते एक विशालकाय चील अपने बड़े पंखों को फड़फड़ाता हुआ अर्जुन के सामने आता है। वो पल भर में अपना इंसानी रूप लेता है और अर्जुन से बोलता है, तो तुम हो सरासुर? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिसकी बात अजनबी कर रहा था। नागवंश का पुराना दुश्मन जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ है, अब अपनी मौत का बदला लेने के लिए, साथ ही उस मणि को हासिल करने के लिए। दोबारा जिंदा हुए हो? किसने मारा था तुमको और जिंदा कैसे हुए तुम? मुझे मारने वाला वो नागराज विराट था और मुझे जिंदा अजनबी ने किया है, इसलिए उसको नागमणि लाकर देना मेरा पहला कार्य है। फिर तो तुम सिर्फ मणि पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें मारने वाले को तो मैं कब का मार चुका हूँ। उस नागरानी नैना और नागराज विराट की समाधि मेरे हाथों बन चुकी है। अच्छा, तो तुम हो उन्हें मारने वाले। चलो बढ़िया है, अब मैं मणि हासिल करके अजनबी के उपकार से खुद को आजाद कर लूंगा। चील, चिराग और अर्जुन की बात सुनकर नील को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को चुप कराते हुए बोलता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, यहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही है जो तुम दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हुए खुद ही अचीवमेंट्स गिनवाए जा रहे हो। क्या हुआ नील, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब वो हमारा साथ देने आया है तो उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। अगर अजनबी को पता लगा ना कि हम यहाँ बातें करके टाइम खराब कर रहे हैं तो हमें पक्का मार देगी। मार देगी? मतलब वो एक औरत है, तुम मिले हो क्या उससे? हाँ, तुमको कैसे पता मार देगी? अरे यार, मुझे क्या पता कौन है वो, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब काम पर लगते हैं। ये बताओ कि मणि हासिल करने के लिए कोई प्लान है? सबसे पहले मुझे नागिन के घर से ऐसा कोई ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। ऐसा तो कोई नहीं है। इसका पता मैं लगा लूंगा। कुछ दिनों तक नागिन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी ताकि हमें पता लग सके वो कब अकेली होती है। ठीक है, तो अब लग जाओ काम पर। चील चिराग अपने चील रूप में आकर बानी के घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और उस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल अनजान बानी अपनी बहन और पति के साथ बाहर शॉपिंग के लिए निकल रही होती है। तभी मदन उनको टोकते हुए बोलता है, बेटा तुम सब बहुत टाइम बाद बाहर जा रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करना। पापा जी, आप भी हमारे साथ चलते तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं बेटा, मेरे घुटनों का दर्द अब कहीं घूमने की इजाजत नहीं देता। तुम लोग जाओ, अगर मेरी वजह से तुम लोगों का दिन खराब हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे या बानी को कॉल कर लेना। मेरे पास भी फोन है, मुझे भी कर सकते हो आप। अच्छा विशाखा बेटी, तुमको ही करूँगा। चलो अब जाओ, तुम सब आराम से आना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा। ठीक है पापा जी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना, बाय। वीर बानी और विशाखा के साथ घर से निकल जाता है। ये सारा नजारा देखकर चील चिराग उनके जाते ही नीचे आकर अपना इंसानी रूप धारण करता है और बोलता है, अच्छा तो ये है नागिन नैना की बेटी बानी, बड़ी ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह।
खैर अभी तो ध्यान मणि पर लगाना है। ऐसा करता हूँ, बूढ़े को ही मारकर इसका रूप ले लेता हूँ, जिसके बाद नागिन के करीब भी रहूंगा और उसको शक भी नहीं होगा। चील चिराग वापस अपना चील रूप लेकर बानी के घर में प्रवेश करता है, जिसके बाद वो मदन को ढूंढता हुआ हर कमरे को छानता है, लेकिन मदन उसे कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद वो फिर से अपने इंसानी रूप में आकर कहता है, वो बूढ़ा तो घर ही रुका था, फिर कहाँ गया? मौत से बचने के लिए कहीं छुप तो नहीं गया? शांत खड़े चील चिराग को किसी के जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पता लगाने के लिए वो अपने चील रूप में आकर आवाज का पीछा करता है और घर की छत पर आ जाता है, जहां वो देखता है आधा जला इंसान आग जलाकर पूजा कर रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये एक राक्षस है। जिसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आकर कहता है, कौन हो तुम और वो बूढ़ा कहाँ गया जो इस घर में रहता है? चील की आवाज सुनते ही मदन अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने इंसानी रूप चील को देखकर घबरा कर बोलता है, तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात पहले तुम बताओ, वरना अभी के अभी मौत के घाट उतार दूंगा। वो बूढ़ा मैं ही हूँ, मैं एक राक्षस हूँ और वो बूढ़ा मेरा इंसानी रूप है। मतलब नागिन की शादी एक राक्षस से हुई है? क्योंकि तुम राक्षस हो तो तुम्हारा बेटा भी वही हुआ ना? नहीं, वो इंसान है, उसका राक्षसों से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। चील चिराग अपनी सारी सच्चाई मदन को बता देता है, जिसके बाद वो बोलता है, मणि के पीछे तो मैं भी हूँ। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मणि मिलने के बाद तुम मुझे भी उसका इस्तेमाल करने दोगे? ठीक है, लेकिन मेरी मदद कैसे करोगे? मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ, इसलिए मैं नागिन पर सीधा प्रहार नहीं कर सकता। पहला वार नागिन करेगी, तब जाके मेरे वार का उस पर असर होगा, तभी मैं उसको मजबूर कर सकूंगा नागमणि का राज बताने के लिए। मतलब यही ना कि पानी को उकसाना है ताकि वो पहले वार करे? हाँ, सही समझे। बस फिर तुम देखते जाओ, ये करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। मदन अपना प्लान चील चिराग को बताता है, जिसको सुनकर चिराग बोलता है, बहुत ही तेज दिमाग है तुम्हारा, अब बस नागिन के आने का इंतजार है। कुछ देर बाद में वीर, बानी और विशाखा घर आते हैं। ये देखकर मदन बोलता है, तैयार हो जाओ चील चिराग, अब मणि का राज जाने का वक्त आ गया है। हाँ चलो। इतना कहते ही चील चिराग अपना रूप बदलकर एक बूढ़े का वेश धर लेता है और मदन भी अपने इंसानी रूप में आकर चिराग के साथ सबके सामने आता है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा मदन का अगला प्लान? क्या वो सफल होगा नागिन से पहला वार करवाने में, या दोनों ही अपनी जान गंवा बैठेंगे? ये तो हमें कहानी के अगले भाग में ही पता चलेगा।